और नंबर 3, एकनाथ शिंदे का प्लान सुनकर शाह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या है वह प्लान? जब अमित शाह यह कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी 170 से 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 88 सीटों में आप लोग बंटवारा कर लो। और एक बैठक में एकनाथ शिंदे को जब अमित शाह सलाह देने लगे कि देखिए आपके लोग जिताऊ नहीं है, इंटरनल सर्वे यह कह रहा है कि वह चुनाव हार जाएंगे, आप कैंडिडेट बदल दीजिए और आप 20-25 सीटों पर चुनाव लड़िए, 30 सीटों पर चुनाव लड़िए और उनको जिताने का प्रयास कीजिए। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप हमें 120 सीटें दीजिए, 120 सीट दीजिए, बाकी में आप लोग बंटवारा कर लीजिए। अगर हमें 120 सीट देंगे तो हम पहाड़ की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। यह बात क्यों निकली कि अगर आप हमें 120 सीट देंगे तो हम आपके साथ पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे और हम अपना इंटरनल सर्वे स्वयं करा लेंगे, आपको जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एंटी कैम्पेन्सी कूट कूट करके भरी है। आप अगर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे ने अगर यह बात की है और इन बातों को अगर अशोक वानखेड़े जैसे लोग भी इस पर अगर चर्चा करने लगे तो इस पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाता है इंसान, जिसे हम लोग प्यार से भाऊ कहते हैं। और भाऊ उस महाराष्ट्र के एक एक कण कण से वाकिफ हैं। अपने 45-50 साल के कैरियर में अशोक वानखेड़े भाऊ ने जो पत्रकारिता अपना का कार्य किया, किसी के सामने झुके नहीं। और जब वह बताने लगे कि सब ठीक ठाक नहीं है तो शक और गहरा जाता है। और एकनाथ, यह भी प्रूफ होता है कि एकनाथ शिंदे जब अमित शाह से बात न करे तो कुछ तो गड़बड़ है मामला, इस चीज से इंकार नहीं कर सकते। बुलाया जा रहा है दिल्ली, एकनाथ शिंदे नहीं आ रहे हैं। अजीत पवार के साथ में सर फुटबॉल हो जा रहा है। यानी कि जो एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 170 से 200 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है और एकनाथ शिंदे 100 से 120 पर, और अजीत पवार 80 सीटों के लेकर के अड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को मात्र 4 सीटें दी गई थी, 1 सीटें उन्होंने जीती। 15 सीटों पर चुनाव लड़े एकनाथ शिंदे, 7 सीटें जीत करके आए। 28 सीटों पर चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी मात्र 9 सीटें लेकर के आई। तब यह सच होता है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा परफॉर्मेंस एकनाथ शिंदे का था। लेकिन यहां हम यह नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे जिस थाने से आते हैं एकनाथ शिंदे, वह अपने जिले से नहीं लड़ पाए, उन्हें कल्याण से लड़ाना पड़ा और पैसे के दम पर वह जीते। लेकिन बाकी के जो 6 सांसद जीते, कहीं ना कहीं इसमें सिंबल का भी हेर फेर था, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। और अब इस वक्त एकनाथ शिंदे 1500 रुपये लाडली बहन योजना, कभी बर्तन बांट रहे हैं, कभी बुर्का बांट रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व को लेके चलता हूं। जो मुस्लिम वर्ग से नफरत करते थे वही मुस्लिम को बुर्का बांट रहे हैं। क्यों? सोच लीजिए कि क्या है। 2 लाख करोड़ रुपया तकरीबन यह लोग बांट दिए हैं, सोचिए। और यह बताया जा रहा है कि 13 लाख करोड़ के करीब में कर्ज हो गया है महाराष्ट्र पर। यह कर्ज अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसको चुकाएगा कौन? 4 लाख करोड़ रुपए के तकरीबन रेवेन्यू है साल का, महाराष्ट्र का इनकम है।
क्यों यह कर्ज लिया जा रहा है, क्यों अभी बांटा जा रहा है, अभी जब सरकार सही थी तो क्यों नहीं किया गया। और महाराष्ट्र से जो मुद्दे हैं कि महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े उद्योग आए थे वह उद्योग क्यों गुजरात भेज दिए गए, सूरत भेज दिए गए, अहमदाबाद भेज दिए गए, क्यों? क्या महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं थी? क्या गुजरात में लोगों को जरूरत है, यहां जरूरत नहीं है? और गुजरात में भी बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है। आप दर्शकों ने देखा था कि एक होटल में 10 वैकेंसियां निकलती हैं और 1800 लोग वहां चले जाते हैं, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। अगर यह आलम है बेरोजगारी का, और जिस तरह CSDS के आंकड़े यह बताते हैं कि 27 से 30% की बेरोजगारी बढ़ी है और लगातार बढ़ती जा रही है, तो यह इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता। इस देश की बात कर रहा हूं, देश के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता। उन टोल आर्मियों पर मत जाइए, अपने घर की व्यथा को देखिए कि आपके बच्चे से आप आंखें मिला करके बात कर पा रहे हैं क्या? उसकी बेहोशी देख करके, जिसे आप अपने उम्र की बेशकीमती समय देकर, अपने पेट को काट करके, अपनी पूंजी, कमाई की पूंजी उसके ऊपर लगा करके, पढ़ाई लिखाई करा करके कि वह पढ़ करके कुछ अच्छे नौकरी लेकर के आएंगे ताकि आपका बुढ़ापा कट जाए, क्या आप उससे आंखें मिला पा रहे हैं इस बेरोजगारी के आलम में? यह अंधभक्ति का समय हो ही नहीं सकता, और अंधभक्तों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी भक्ति जिस दिन टूटेगी उस दिन उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं मिलेगी। और अब भी नहीं टूट रही है, जब 127 देशों के अंदर 105 नंबर पर भुखमरी में आ गया। इस सरकार को शतक लगाने का बहुत शौक है हर चीज में। प्रति व्यक्ति आय में यह देश बांग्लादेश के नीचे आ गया। सोचिए, जिस देश का तख्ता पलट हो गया वह भी देश हमसे अच्छा है, चाहे भुखमरी में और चाहे प्रति व्यक्ति आय में। और हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, डंका बज रहा है, डंका नहीं बज रहा है। मोदी जी सबकी लंका लगा रहे हैं, देश को विकसित करेंगे और भुखमरी में 105 नंबर पर आएंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। यही प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि क्या कारण है कि रुपया कमजोर हो रहा है। 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपया 54 रुपए में $1 मिलता था, और आज कहां गया? 84 रुपया के आसपास आ गया, 85 रुपया के आसपास आ गया। सोचिए, 84 रुपये पे आ जाना यानी कि डबल हो जाना तकरीबन। क्या इस देश का डंका बजा रहा है या लंका लगा रहा है? आप लोग भी थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और 120 सीटों का डिमांड एकनाथ शिंदे ने रख दिया, और जैसे 120 सीट का डिमांड रख करके यह कहा कि आप हमें 120 सीट दीजिएगा तो आपके लिए भी पहाड़ बन के खड़ा रहूंगा वोटों को ट्रांसफर कराने में। यानी कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस महाराष्ट्र का अभी तक हो जाना चाहिए था, 26 नवंबर को आखिरी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और अभी तक चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसी समन्वय बनाने के लिए कि सीटों को बंटवारे न, वही महाविकास आघाड़ी के अंदर सारे सीटों का बंटवारा हो गया। 210 सीटें चिन्हित कर दी गई, किन किन सीटों पर कौन कौन लड़ेगा, जबकि 100 सीटें कांग्रेस को, 100 उद्धव ठाकरे शिवसेना को, 88 सीटें शरद पवार को मिली है। लेकिन वही इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी का अभी तक सीटों का समन्वय नहीं बना है, सर फुटोवल हो रहा है।